sir, if you could please address the people assembled here. We're all waiting to listen to you. So please. मैं तो बैठने के लिए किसी की तलाश कर रहा था। मैं समझ रहा था कि राहुल जी बैठेंगे। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ श्री राहुल जी जोशी और उनकी टीम के अन्य सभी सदस्य और यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले तो मैं टीवी 18 नेटवर्क के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने राइजिंग इंडिया कॉन्क्लेव में मुझे आमंत्रित किया है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसा मैंने महसूस किया है कि टीवी 18 यह नेटवर्क जनता में जिस तरीके से अपनी पहुंच बढ़ाई है, दर्शकों को अपने से जोड़ा है और दर्शकों की आवाज बनकर वो उभरा है, उसके लिए टीवी 18 नेटवर्क को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही उन्हें भविष्य के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। आज आपके माध्यम से मैं बड़ी संख्या में देश की जनता से रूबरू हो रहा हूं और इसके लिए भी मैं टीवी 18 नेटवर्क को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं। साथियों, राइजिंग इंडिया कॉन्क्लेव में राइजिंग इंडिया दरअसल है क्या, इस पर मैं अपनी कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अलग अलग प्रकार के लोग इंडिया राइजिंग को अपने नज़रिए से अलग अलग तरीके से देखते हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट भारत की लगातार बढ़ती और समृद्धि होती हुई इकॉनमी को इंडिया राइजिंग के रूप में देखते हैं, तो कुछ समाजशास्त्री, सोशियोलॉजिस्ट भारत की बेहतर होती हुई सामाजिक स्थिति को भी इंडिया राइजिंग के रूप में वो देखते हैं। कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट देश में राजनीतिक स्थिरता और लोकतांत्रिक सुदृढ़ता को राइजिंग इंडिया का नाम देते हैं। हालांकि कुछ लोग इसके उलट भी बहुत ही सक्रिय हैं, जिन्हें भारत से लोकतंत्र समाप्त होता हुआ दिखाई देने लगा है, पर ऐसे लोग बहुत ही गिने चुने लोग हैं। साथियों, इस तरह मैं बिंदुवार आप लोगों के सामने एक एक करके इन सभी एस्पेक्ट्स पर अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं इकॉनमी की। देश ही नहीं, पूरी दुनिया ने देखा है कि पिछले 8-9 वर्षों में हमारी इकॉनमी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। आप सभी मॉर्गन स्टैनले के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे और आए दिन उनकी किसी न किसी रिपोर्ट को लेकर चर्चाएं भी होती रहती हैं। इसी मॉर्गन स्टैनले ने 2013 में एक फ्रेज कॉइन किया था, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज। फ्रेजाइल का मतलब आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, जल्दी टूट जाने वाला, जल्दी बिखर जाने वाला होता है। यानी दुनिया की ऐसी इकोनॉमी जो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी, उनके लिए यह टर्म फ्रेजाइल का यूज किया गया और उनमें एक नाम हमारे देश भारत का भी था। यानी 8-9 साल पहले भारत की इकोनॉमी कहाँ थी, किस कगार पर थी, इसका सहज रूप से आप अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद राजनीतिक परिस्थितियों में जिस तरीके से परिवर्तन होता है, केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार आती है और वहीं से हमारी इकॉनमी की सूरत बदलती हुई दिखाई देने लगती है। दुनिया में आई मंदी की संभावनाओं से लेकर कोविड तक की समस्याओं से जूझते, गिरते, संभलते भारत देश की इकॉनमी आज ऐसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां यह और देशों के लिए एक इंस्पिरेशन का कारण बन सकती है। आज हमारा देश 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बनने के साथ साथ दुनिया की लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमीज में से एक बन चुका है। यानी इन वर्षों में हमारे देश ने फ्रेजाइल
5 से निकलकर फेबुलस 5 में लाकर अपने को खड़ा कर दिया है। इसी मॉर्गन स्टैनले ने कुछ समय पहले एक और रिपोर्ट की है, जिसे जरूर आप लोगों ने देखा होगा। अपनी इस रिपोर्ट में इसी मॉर्गन स्टैनले ने कहा है कि 2027 आते आते इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम अमृतकाल का समापन मना रहे होंगे, यानी आज़ादी प्राप्त होने के 100 वर्ष जब पूरे हो रहे होंगे, तो हमारा भारत दुनिया की टॉप इकोनॉमी बनकर खड़ा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जिस तेजी से हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, बीते फाइनेंशियल ईयर में आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स हो या फिर जीएसटी, इनका जितना कलेक्शन हुआ है उसके बारे में पहले कोई ये कल्पना भी नहीं करता था। कुछ समय पहले तक भारत मोबाइल फोन्स के सबसे बड़े इंपोर्टर्स में से एक हुआ करता था। आज भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का एक बड़ा देश बन चुका है। सिर्फ 4 महीने में अकेले एप्पल कंपनी ने $1 अरब का एक्सपोर्ट भारत से दूसरे देशों में किया है। आज भारत की गिनती उन चुनिंदा देशों में होती है जहां 5G मोबाइल कनेक्टिविटी है। 5G रोल आउट ही हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी 6G की तैयारी भी करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। आपने टीवी चैनल्स पर देखा होगा उस कार्यक्रम को। दुनिया का सबसे सस्ता मोबाइल डाटा सर्विस आज किसी देश के पास है। सबसे सस्ता मोबाइल डाटा सर्विस यदि किसी के पास है तो हमारे भारत के पास है। 2014 में जहां देश में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी केवल 20% थी, वह आज बढ़कर 80% पहुंच गई है। भारत में होने वाले एक्सपोर्ट एक समय $300 बिलियन पर ही ठहर गए थे, पर आज हमारे देश में होने वाला एक्सपोर्ट कल ही आपने वो फिगर देखी होगी, $750 बिलियन तक ये पहुंच चुका है। साथियों, गत वर्ष भारत ने $83.57 बिलियन का अब तक का हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लो रिकॉर्ड किया है। अब तक का हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लो रिकॉर्ड किया है। आप सभी जानते हैं कि जब कोई बिजनेस हाउस किसी कंट्री में इन्वेस्ट करता है तो बहुत सोच समझ कर करता है और बहुत ही जांच परख कर करता है, और वह देश की संभावनाओं और अवसरों को जांचने परखने के बाद ही वह इन्वेस्टमेंट करता है। ऐसे में रिकॉर्ड एफडीआई इनफ्लो हमारी इकोनॉमी के लिए निश्चित ही एक पॉजिटिव सिग्नल है। साथियों, मैंने कहीं पढ़ा था कि नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि अब वह भारत का समय आ गया है। आगे आने वाले समय में हमारा देश भारत दुनिया की मेजर इकोनॉमिक पावर में से एक नहीं बल्कि दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमिक पावर बनकर उभरेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत दिन हो गया यह कहते कहते कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। आज मैं आप लोगों के सामने यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि बहनों भाइयों, अब हम लोगों का टाइम आ गया है, यानी भारत का समय अब आ गया है। यह है राइजिंग इंडिया मेरे साथियों, यह है राइजिंग इंडिया। जाहिर है इसके पीछे सरकार द्वारा सही समय पर उठाए गए सही कदम हैं, जिनकी चर्चा मैं यहाँ पर आप सबके समक्ष करना चाहूँगा। साथियों, सरकार ने देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ग्राउंड लेवल पर अनेक कार्य किए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण, सरकार ने देश में बिजनेस के लिए कैपिटल की अवेलेबिलिटी वो इंश्योर की है, और 2014 में अनेक बैंक एनपीए और घाटे के बोझ के तले दबे हुए थे। वे नए लोन देने की स्थिति में नहीं थे। ऐसी समस्याओं से भी निपटने के लिए सरकार ने कई मेजर रिफॉर्म्स किए हैं। हमने मजबूती से कदम उठाकर कुछ बैंकों को आपस में मर्ज करने का भी काम किया है। कुछ बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ते हुए हम उन्हें फिर से उठाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कैपिटलाइज करके भी उन्हें रिवाइव करने का एक महत्वपूर्ण काम किया है। बैंक्स जो अब तक कहीं एनपीए या फिर इसी तरह के अन्य कारणों से नुकसान में चल रहे थे,
हमने उनका पुनरुद्धार किया है और आज बैंक्स मार्केट में भली भांति लोन्स उपलब्ध कराने की स्थिति में खड़े हो गए। हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि क्रेडिट ऑफटेक में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। आज देश में एक वाइब्रेंट डिजिटल इकोनॉमी तैयार हो चुकी है। इस सच्चाई को सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। यूपीआई की सफलता ने पूरी दुनिया को इस समय आश्चर्य में डाल दिया है। आज भारत पूरी दुनिया का 40% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट कहीं हो रहा है तो आज हमारे और आपके भारत में हो रहा है। पिछले महीने पर डे 36 करोड़ यूपीआई पेमेंट के ट्रांजैक्शन हुए हैं। साथियों, इसी तरह रिटेल इन्वेस्टर्स को भी हमने भरोसा दिलाया। हमने इनसाइडर ट्रेडिंग पर लगाम लगाई, ट्रेडिंग प्रोसेस में टेक्नोलॉजी और डिजिटल आर्किटेक्चर को बढ़ावा दिया और ट्रेडिंग प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट भी साथ ही बनाने का काम किया है। अब गांव और सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी एक मोबाइल लेकर सभी रिस्क को समझते हुए अपना पैसा मार्केट में लगाने को सदैव तैयार रहते हैं। इस तरह मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स के भारी संख्या में आने से मार्केट की डेप्थ और डेप्थ के साथ साथ रेजिलियंस यह दोनों बढ़ी है। इससे हमारे बिजनेस को कैपिटल की इजी अवेलेबिलिटी वर्तमान में साफ तौर पर देखी जा सकती है। साथियों, इकोनॉमी को सुदृढ़ करने में मार्केट एक्सेस की निश्चित ही बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है और आप लोग अवगत होंगे कि हमारी इंडस्ट्रीज को अपने देश में मार्केट उपलब्ध कराना हमारी आत्मनिर्भरता के कमिटमेंट का यह एक हिस्सा है और हमने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए डोमेस्टिक मार्केट को अनफेयर फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने का पूरा प्रयास किया है। साथ ही साथ हम अपने डोमेस्टिक बिजनेस को बाहर देशों में भी मार्केट एक्सेस दिलाने का भी भरपूर प्रयास कर रहे हैं ताकि वे बाहर भी मार्केट कैप्चर कर सकें। साथियों, हमारा देश का डिफेंस सेक्टर जो किसी समय अधिकांशतः इंपोर्ट पर निर्भर रहा करता था, अब अपने मजबूती के साथ अपने पैरों पर तेजी के साथ खड़ा हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में डिफेंस सेक्टर में हमने कुछ ऐसे रिफॉर्म किए हैं जो अब तक कभी सोचे भी नहीं गए हैं। हमने सर्विस और डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की है, जिसमें शामिल आइटम्स का प्रोडक्शन अब समयबद्ध तरीके से कहीं होगा तो हमारे और आपके देश भारत में होगा। यह हम लोगों ने फैसला किया है। हमारी सेनाओं द्वारा अब तक की इस तरह की 4 लिस्ट जारी की जा चुकी है। मोर देन 400 आइटम्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि निर्धारित समय के बाद, यानी कुछ 1 वर्ष के बाद, कुछ 2 वर्ष के बाद, कुछ 3 वर्ष के बाद, यह सारे आइटम्स दुनिया के दूसरे देशों से यह इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे, बल्कि बनेंगे तो हमारे देश में भारत में बनेंगे और भारतवासियों के हाथों से बनेंगे। इसी तरह डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी 3 लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 3700 से भी अधिक ऐसे आइटम्स हैं जो हथियार और प्लेटफॉर्म बनाने के काम आते हैं। इनके भी इंडिजिनाइजेशन पर हमने बल दिया है। साथियों, हमने डिफेंस सेक्टर से जुड़े डोमेस्टिक वेंडर्स को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक कदम उठाए हैं। ऐसे ऐसे नियम बनाए हैं कि हमारी सेनाओं के लिए गोले बारूद अब स्वदेशी कंपनियों द्वारा ही खरीदे जाएंगे। इसके लिए डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन का एक निश्चित हिस्सा हमने डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रिजर्व भी कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए यह हिस्सा अब 75% कर दिया गया है, जो लगभग 1 लाख करोड़ रुपया बनता है। और आपको मुझे जानकारी देते हुए यह बेहद खुशी हो रही है कि हमने इसमें 25% कैपिटल एक्विजिशन का परसेंटेज, यह शेयर केवल प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए निर्धारित कर दिया है। इसी प्रकार के अनेक स्टेप्स लिए गए हैं, जिनके परिणाम अब हमारे सामने आने प्रारंभ हो गए हैं। हमारे डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हम न केवल अपने लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों को भी हथियार और साजो सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। साथियों, कुछ पिछले समय में
हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट में काफ़ी इजाफा हुआ है और आज से 7-8 साल पहले ये एक्सपोर्ट, जहां कुल जमा 1000 करोड़ रुपए भी नहीं होता था, अप्रॉक्सीमेटली 900 करोड़ रुपया था, अब वह बढ़कर मोर देन 14 to 15,000 करोड़ पहुंच गया है। हमारा टारगेट है कि 26 समाप्त होते होते हमारा यह एक्सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 40,000 करोड़ तक पहुंच जाए। साथियों, स्टार्टअप के लिए हमारे देश में वेंचर कैपिटल फंडिंग का कल्चर भी डेवलप हुआ है, जो अर्ली स्टेज पर उनकी हैंड होल्डिंग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। स्टार्टअप बेस्ड इनोवेशन इकोसिस्टम की सफलता इस बात से देख सकते हैं और देश में कि यूनिकॉर्न की संख्या अब 100 के पार पहुंच गई है। हमारे सिस्टम में अनेक ऐसे तरह के रूल्स थे जिनकी वजह से साथियों मार्केट पार्टिसिपेंट्स पर अनावश्यक बर्डन हुआ करता था और सामान्यतः यह शिकायत हमारे इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के द्वारा होती थी। जाने कितने रूल्स और रेगुलेशंस अभी मौजूद थे जिनका रिलेवेंस खत्म हो चुका था। ऐसे निरर्थक और इलॉजिकल रूल्स को समाप्त करना भी वर्तमान सरकार द्वारा लाए गए प्रमुख रिफॉर्म्स में से एक है। बिजनेसेस की आसानी के लिए हमने प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन जैसे भी रिफॉर्म्स किए हैं और इसके साथ साथ रेगुलेटरी आर्किटेक्चर में रेड टेपिज्म को कम करना भी इसी तरह के हमारे कदम रहे हैं। साथियों, इन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारी पूरी तैयारी है और राइजिंग इंडिया का अर्थ यही है कि हमारी इकोनॉमी के सभी इंजन फायर कर रहे हैं और हम उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। साथियों, यह बातें जो कुछ आपके सामने हमने रखी हैं, जो हमारे इकोनॉमी को मजबूत करने से संबंधित थी, वही बातें आपके सामने रखी हैं। अब मैं देश के सामाजिक विकास से संबंधित कुछ बातें आप लोगों के सामने यहाँ रखना चाहूँगा। सामाजिक स्तर पर भी देश में पिछले कुछ वर्षों में जो बदलाव हुआ है वह रिमार्केबल है। आज़ादी के 75 वर्षों बाद तक भी हमारा देश सामाजिक रूप से उतना सशक्त नहीं हो सका जितना कि इसे होना चाहिए था। इसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं, उसमें मैं नहीं आना चाहूँगा, पर एक दो जो प्रमुख कारण हैं उस पर मैं अपनी बात आप सबके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। उदाहरण के लिए, समाज को सशक्त करने के लिए समानता सबसे पहली जरूरत होती है। वह समानता आर्थिक हो सकती है, वह समानता राजनीतिक हो सकती है, वह समानता शैक्षिक हो सकती है, धार्मिक और सांस्कृतिक भी हो सकती है। इन सब पहलुओं पर हमने ध्यान दिया है और यह इंश्योर करने का प्रयास किया है कि समाज के सभी वर्गों के सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त हों और सभी प्रकार के कार्यों में सभी लोगों का उचित प्रतिनिधित्व भी हो। और साथियों, अब तक हमने अपने देश की जो राजनीति देखी है उसमें खुलेआम जातियों के नाम पर वोट बैंक बनाए जाते थे। धार्मिक आधार पर तुष्टीकरण को माइनॉरिटी राइट्स कहा जाता था, पर हमने इस कल्चर को पूरी तरह से बदलते हुए सामाजिक बदलाव के पैमाने को केंद्र में रखा है। और जब मैं यहाँ सामाजिक बदलाव की बात आप सबके सामने कह रहा हूँ तो उससे मेरा अर्थ समाज में रह रहे सभी वर्गों, सभी जातियों और सभी धर्मों के लोगों से। उदाहरण के लिए, ट्रिपल तलाक का मुद्दा है। दुनिया के बड़े देश इन कुरीतियों से कब के मुक्त हो चुके हैं और इनमें इस्लामिक देश भी बड़ी संख्या में शामिल हैं, पर हमारे यहाँ ऐसे मुद्दे सामने रखकर न केवल राजनीति की जाती थी बल्कि धर्म के नाम पर महिलाओं को अच्छी तरह से ठगा भी जाता था। समानता, स्वतंत्रता की बात करने वाले बड़े बड़े सो कॉल्ड थिंकर्स इस मुद्दे पर आकर चुप्पी साध लेते थे। क्या मुस्लिम महिलाओं की समानता और स्वतंत्रता उनकी गरिमा के साथ नहीं जुड़ी है? क्या वह सामान्य महिलाओं से अलग हैं जो इनके साथ इतना भेदभाव किया जाता था? हमने इन सब से ऊपर उठते हुए उनकी गरिमा, उनकी समानता और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का काम किया है और दिखाया है हमने कि सामाजिक विकास के लिए हम कोई भी कदम उठाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं।
आगे भी ऐसा कोई मुद्दा हमारे सामने आता है तो उस पर भी हम मानवीय और संवैधानिक दृष्टि से कार्य करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। साथियों, हमने हमेशा इस बात को माना है कि नारी किसी भी मामले में अपने पुरुष साथियों से कम नहीं है। सोचने समझने से लेकर ग्राउंड लेवल पर काम करने तक में वे उनकी बराबरी कर सकती हैं, बल्कि कई कामों में तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उससे वह पुरुषों से भी एक कदम आगे साबित हो रही हैं। बावजूद इसके नेशन बिल्डिंग में जब नारी पुरुष समानता की बात आती है तो हमारी बेटियां कहीं पीछे छूट जाती हैं। पीछे रह जाने का मतलब यह नहीं है कि वह पीछे हैं, बल्कि पीछे रह जाने का मतलब यह है कि उन्हें अवसर उपलब्ध कराने में हमने अब तक कहीं न कहीं हिचकिचाहट यानी हेजिटेशन अपनी दिखाई है। इसलिए सत्ता में आने के बाद शौचालय से लेकर संसद तक पहुंचने वाले रास्तों का निर्माण महिलाओं के लिए किया है। आप सभी भद्रजन हैं, सज्जन लोग यहां पर बैठे हैं। आपको मालूम होगा कि कई बार शौचालय जैसे मुद्दों पर बात करना तो लोगों को अशोभनीय लगने लगता था। उन्हें लगता था कि भला यह कोई बात है कहने की या अपने मेजर अचीवमेंट्स में इसको काउंट करने की। और पर यह केवल उन लोगों को ही लगता था जिनको शौच के लिए बाहर जाने के लिए सूरज ढलने तक का इंतजार नहीं करना पड़ा। साथियों, खासकर महिलाओं के संदर्भ में मैं बात करूं तो सवेरे सनराइज के बाद जिस देश में बाहर निकलना बहुत ही कठिन काम हो, उस देश की राइजिंग की कल्पना कहां की जा सकती है। देश के संसद में महिलाओं को हक देने की बात उठी, पर शौचालय ने उनके हक की बात देश में कभी नहीं की गई। सन 2014 के बाद देश में बड़ी संख्या में महिलाओं ने यह जाना कि इतनी मामूली और बेसिक सी चीज उनके पास होनी चाहिए। हमारे देश के सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में यह किसी क्रांति से कम नहीं था। साथियों, इस प्रकार देश की बेटियों की शिक्षा के लिए भी हमने बड़े पैमाने पर कदम उठाए हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ आज एक नारा न होकर यह जन आंदोलन बन चुका है। आप कभी रास्ते से गुजरते हुए ध्यान दें तो ये पाएंगे कि ट्रक वाले और टेम्पो वाले अपनी गाड़ी के पीछे इस तरह के स्लोगन्स बड़ी शान के साथ लिखवा कर चलते हैं। यानी यह स्लोगन्स केवल अब यह स्लोगन नहीं रह गया है, बल्कि लोगों की चेतना का यह एक अंग बन गया है, एक हिस्सा बन गया है। साथियों, एक रक्षा मंत्री के तौर पर मैं कहूं तो आज महिलाएं आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बनकर उन्हें और अधिक और सशक्त कर रही हैं। फाइटर पायलट के रूप में लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। अभी हाल ही में मैंने आर्टिलरी में वीमेन इंडक्शन को मंजूरी दी है, अभी हाल ही में कुछ महीने पहले दिया है। इस तरह आर्म फोर्सेस में उनकी भागीदारी के साथ वीमेन एम्पावरमेंट और आर्म फोर्सेस को स्ट्रेंथन करने की दिशा में हम एक साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सोसाइटी राइजिंग का यह एक मैं समझता हूं महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसी तरह भ्रष्टाचार पर लगाम और स्वच्छता जैसे विषय पर अब लोगों के लिए बहुत ही स्वाभाविक बन गए हैं। इन विषयों को लोगों ने अब आत्मसात कर लिया है। यह निश्चित ही अत्यंत महत्वपूर्ण एक सामाजिक बदलाव है। इस रूप में मैं इसे देखता हूं। साथियों, हमारा उभरता भारत हमारी बदलती राजनीति से भी बहुत कुछ रिफ्लेक्ट होता है। आज देश में कोई काम करने के लिए एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति है, और मैं कह सकता हूं इस इच्छा शक्ति के साथ साथ हमारी गवर्नमेंट के पास एक संकल्प शक्ति है। और उसका परिणाम सबसे पहले हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा से जोड़कर देख सकते हैं। आज भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। चीन का स्टैंड ऑफ हो या पाकिस्तान की कोई करतूत, हमारी सेनाएं खुलकर उसका जवाब दे रही हैं। आतंकवाद के खिलाफ की गई सर्जिकल स्ट्राइक्स ने आतंकवादियों की कमर तोड़ दी है, और यह संदेश स्पष्ट रूप से पूरी दुनिया को चला गया है कि भारत के अंदर वह ताकत है कि भारत अंदर भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो उनकी धरती पर भी जाकर भारत मार सकता है। यह संदेश पूरी तरह से साफ है, और मैं मानता हूं कि यह स्ट्रांग विल पावर का ही यह परिणाम है कि जम्मू और कश्मीर
कि धारा 370 का समाप्त करना, जम्मू और कश्मीर के एकीकरण की सालों पहले एक अलग जो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जलाई थी, पहले जो यह अलग उन्होंने जलाई थी, अब अपनी पूरी भव्यता के साथ वह अलग अब प्रज्वलित हो रही है। इसके बाद वहां स्थिति बड़ी तेजी से सामान्य हो रही है धारा 370 समाप्त करने के बाद। इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी को अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा है। यात्रा निकल गई कश्मीर से, कोई कठिनाई नहीं हुई। लाल चौक पर कभी भाजपा नेताओं ने संगीनों के साए में तिरंगा लहराया था, और उस समय आज के जो हमारे प्रधानमंत्री थे, पार्टी के एक पदाधिकारी के रूप में उस समय झंडा लहराने में वह भी शामिल थे। और आज बिना खौफ, बिना किसी हिचक, बिना किसी डर के अब जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से में जाकर अपना भारत का तिरंगा झंडा लहरा सकते हैं। इसी तरह 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पोखरण में जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, उसी के विस्तार में आज हम अपनी जमीन पर बड़ी बड़ी मिसाइल्स, तोप, टैंक और गोले बारूद तैयार कर रहे हैं। बिना दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के मित्रों यह किसी भी सूरत में संभव नहीं था। साथियों, आप सब भी जानते हैं देश में अनेक ऐसे इलाके रहे हैं जहां पर पिछली सरकारों का ध्यान जितना जाना चाहिए वह नहीं गया। आज हम उसे प्रगति की राह पर ला रहे हैं। हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन अपनी खूबसूरती और नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर होने के बावजूद लंबे समय तक विकास की धारा से यह कटा हुआ था। कभी सिक्योरिटी इश्यूज के नाम पर, तो कभी कनेक्टिविटी न होने की वजह से। आजादी के दशकों बाद भी यह क्षेत्र विकास तो दूर, अपनी मूलभूत जरूरतों तक से भी यह लगातार वंचित रहा है। इसके कारण यहाँ की इकॉनमी भी काफ़ी प्रभावित हुई है, एडवर्स इम्पैक्ट हुआ है इकॉनमी के ऊपर। पहले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से तो दूर था ही, मगर यहाँ बैठे हुए लोगों के दिलों से भी वह दूर था। मगर हमारी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली और दिल दोनों के करीब लाकर आज खड़ा कर दिया है। साथियों, आज हर महीने केंद्रीय मंत्रियों का दौरा नॉर्थ ईस्ट में होता है। स्वयं प्रधानमंत्री 50 से अधिक बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर चुके हैं। आज तक भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इतना दौरा नहीं किया है जितना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। साथियों, आज नॉर्थ ईस्ट में अभूतपूर्व शांति है, और इसका परिणाम यह हुआ है कि अप्सपा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट वहाँ के अधिकांश इलाकों से हटा लिया गया है, और पिछले सप्ताह ही गृह मंत्रालय ने नागालैंड, असम और मणिपुर के कई इलाकों से भी जो यह अप्सपा लगा हुआ था उसको भी हटा लिया है। साथियों, देश में लोकतांत्रिक मूल्य तेजी से विकसित हो रहे हैं, और हम सबके लिए यह अत्यंत गर्व की बात है कि हमारी वर्तमान कैबिनेट अब तक की सर्वाधिक सोशली डाइवर्स कैबिनेट है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि अब तक की हमारी वर्तमान कैबिनेट अब तक की सर्वाधिक सोशली डाइवर्स कैबिनेट है, यानी इसमें सभी वर्गों के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व है। मैं यह बात खुद ही नहीं कह रहा हूं, मीडिया ने भी इसकी रिपोर्टिंग की है इसके पहले। बावजूद इसके देश में अनेक लोग हैं जिन्होंने विरोध को, राष्ट्र की छवि को खराब करने को और प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि को खराब करने को एक अपना पेशा बना लिया है। साथियों, अब दूसरी बात, अब मैं देश के सुदृढ़ होते हुए नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वातावरण पर अपनी कुछ बातें आप लोगों के सामने रखने की मैं कोशिश करूंगा। बिना अपनी संस्कृति के, बिना अपने कल्चर के शायद ही कोई देश तमाम विकास के बावजूद आगे जा सकता है। इसलिए आप जितने भी राष्ट्र देखेंगे उनमें तमाम भिन्नताएं हो सकती हैं, पर एक कॉमन चीज उनके बीच मिलेगी, वह है उनकी अपनी कल्चर, उनकी अपनी संस्कृति का, उनकी अपनी परंपरा का, उनकी अपनी विरासत का सम्मान। यह देखने को स्वाभाविक रूप से हमको मिलेगा। पर विडंबना है कि कभी कभी हमारी संस्कृति और विरासत की बात होती है, अचानक से कुछ लोगों की आत्माएं जाग जाती हैं और उनका ज्ञान वो बरसाना प्रारंभ कर देते हैं। जब राम मंदिर पर फैसला आने को हो रहा था
तो आप सभी को याद होगा कि थॉट मार्केट में बड़े बड़े विचारकों और दार्शनिकों की बाढ़ सी आ गई थी। व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक और ट्विटर पर उनके विचार मक्खियों की तरह भिनभिनाने लगे थे। कोई कहता था कि राम मंदिर से क्या होगा, क्षमा करिएगा, कोई कहता था राम मंदिर से क्या होगा, इस जगह पर क्यों न एक अस्पताल बना दिया जाए जिससे अनेक लोगों को स्वास्थ्य का लाभ होगा। कोई कहता था कि मंदिर की जगह स्कूल और कॉलेज बना दिए जाएं जिसमें लोग अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। कुछ लोगों ने वहां पर इंडस्ट्री लगाने तक की सलाह दे डाली जिससे लोगों की कुछ आमदनी हो सके और वे अपना घर चला सकें। साथियों, यह वही लोग थे जिन्होंने शायद राम को कभी जाना नहीं, राम को कभी पहचाना नहीं, अगर जान लिया तो कभी समझा नहीं, और समझा भी तो कभी मन से उनको आत्मसात वह नहीं कर सके। वे लोग राम को केवल एक मिट्टी, लकड़ी या पत्थर की मूर्ति भर समझते हैं, पर राम हमारे लिए केवल एक मूर्ति भर नहीं है, वो हमारी आस्था, हमारे विश्वास और हमारे संस्कार के वह केंद्र हैं। राम हमारी पहचान है, और मैं कहना चाहता हूं हमारी पहचान है, हमारे देश की पहचान है। हमारे यहां कहा गया है, रामो विग्रहवान धर्म, यानी भगवान श्री राम धर्म के साक्षात साकार रूप हैं। यह हमारी मान्यता है। वह भारतवासियों के हृदय की स्वतः अभिव्यक्ति है। इसलिए हमने यह निश्चय किया कि हम अस्पताल भी बनाएंगे, स्कूल भी बनाएंगे, इंडस्ट्री भी लगाएंगे, लेकिन मंदिर भी बनाएंगे। परिणाम आज आप सभी के सामने है। न केवल राम मंदिर का विधिसम्मत निर्माण हो रहा है, बल्कि उज्जैन का महाकाल मंदिर और भारत की प्राचीन ज्ञान की नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर आज अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा हुआ है। यह केवल मंदिर ही नहीं है, बल्कि भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रतीक हैं, जो आज अपने पूरे मान के साथ विश्व के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हैं। भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी अनेक जगहों पर इसी प्रकार भारतीय संस्कृति की अनुगूंज हमें आज सुनाई दे रही है। साथियों, आज योग और आयुर्वेद से पूरी दुनिया नई तरीके से प्रभावित हो रही है। आज भारत अपनी समृद्ध विरासत की ओर एक बार फिर से आशा भरी निगाहों से देख रहा है और उसे अपनाने की ओर तेजी के साथ वो आगे भी बढ़ रहा है। आज भारत मिलेट्स, जिसका नाम हमारे प्रधानमंत्री ने श्री अन्न रखा है, यह श्री अन्न के रूप में यह मिलेट यानी मोटा अनाज से हम दुनिया को परिचित करा रहे हैं और दुनिया को इसका लाभ लेने के लिए हम उनको इंस्पायर कर रहे हैं, उनको हम प्रेरणा दे रहे हैं। हिंदी समेत भारतीय भाषाओं को उनकी गरिमा और प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही है। गंगा जैसी अनेक जीवनदायिनी नदियों को नवजीवन प्रदान किया जा रहा है। इसे मैं सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में राइजिंग इंडिया के रूप में ही मैं देखता हूं, और कोई देखता हो अथवा न देखता हो, लेकिन मैं इसे राइजिंग इंडिया के रूप में ही देखता हूं। साथियों, भारत की कूटनीतिक सफलता भी इंडिया राइजिंग का एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करती है। आज भारत G20 जैसे प्रतिष्ठित समूह की अध्यक्षता कर रहा है और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अपनी अहम भूमिका भी भारत निभा रहा है। हमारी विदेश नीति का यह प्रभाव हो रहा है कि दुनिया में भारत का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया के अनेक सर्वेज ने प्रधानमंत्री मोदी जी को विश्व के मोस्ट पॉपुलर लीडर के रूप में भी प्रस्तुत किया है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, विदेशी समाचार पत्रों को उठाकर देख सकते हैं। विदेशी जो नेता हैं उनकी बात के स्टेटमेंट्स देख सकते हैं। कुछ देशों के तो प्रधानमंत्रियों ने यह बात स्वीकार की है, प्रेसिडेंट्स ने यह बात स्वीकार की है। मुझे कहते हुए खुशी होती है कि दुनिया के बड़े मंचों पर आज भारत की बातें ध्यान से सुनी जाती हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं साथियों कि पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो उसकी बातों को जिस गंभीरता से लोगों के द्वारा सुना जाना चाहिए नहीं सुना जाता था,
लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत रही है। आज हम गांधी जी के विजन को धरातल पर उतारने का भी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और जन सामान्य की बेहतरी की ओर भी हमारी सरकार पूरी तरह से ध्यान दे रही है। हम आम नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम अंत्योदय और सर्वोदय की संकल्पना को साकार करते हुए उन्हें बिजली, पानी, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से जोड़ रहे हैं। इसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने यहाँ पर रखना चाहूँगा। साथियों, कुछ समय पहले तक हमारे देश में महिलाओं को खाना बनाने वक्त कितने संघर्ष से गुजरना पड़ता था, इसका अंदाजा भी नहीं लगता था। जो लोग दिल्ली में बैठे होते थे, बड़े बड़े शहरों में लोग रहते थे, मुझे नहीं मालूम आप लोगों में से कितने लोग इस स्थिति से गुजर चुके हैं, लेकिन हम लोग गुजर चुके हैं। फूंक मार मार कर चूल्हे की आग तैयार करने के क्रम में कलेजा बाहर को आने को हो जाता है। इसके अलावा धुएं से कितने प्रकार की सांस की बीमारियां पैदा होने की संभावना रहती है, यह बात तो अलग की है। दिल्ली में अशोक होटल में बैठे लोगों को इनकी जानकारी नहीं होती थी और गांव में जिन्हें इसकी जानकारी होती भी थी उन्हें यह लगता था यह तो महिलाओं का काम है, महिलाएं बनी ही इसीलिए हैं। और हमने इस धारणा को बदलने का काम किया है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए हैं और हमने उनके हाथ में एक बड़ी ताकत दी है। गैस पर खाना बनाते हुए महिलाएं अपना समय बचा रही हैं, साथ ही अपना स्वास्थ्य भी वह संभाल रही हैं और पहले की अपेक्षा सुविधाजनक जीवन भी वह जी रही हैं। साथियों, सामाजिक बदलाव की दिशा में बिजली, पानी जैसी मूलभूत चीज़ों की भी बड़ी अहमियत होती है, इसे आप स्वीकार करेंगे। बिजली और नल के पानी की उपलब्धता हमारे देश में लंबे समय तक एक अबूझ पहेली बनकर रह गई थी। आज़ादी के इतने वर्षों बाद तक भी अनेक ऐसे इलाके रहे हैं जहां बिजली के खंभे और तार तक भी नहीं पहुंचे थे और जहां तक पहुंचे भी थे वहां बिजली की सप्लाई नहीं पहुंच पाई थी। गांव में बिजली के खंभों के सहारे या तो छप्पर डाल दिए जाते थे या तो उसमें गाय और भैंसें भी बांध दी जाती थीं। बिजली के तार लटक कर इतने नीचे आ जाते थे कि नहाने धोने के बाद लोग उसका इस्तेमाल कपड़े सुखाने के लिए किया करते थे। लोग सरकार का धन्यवाद इसलिए करते थे कि सरकार ने उनको कपड़े सुखाने की मुफ्त में सुविधा दे दी है। यह हालत थी गाँव की और यह हालत आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। मैं कह सकता हूं कि मैंने तो देखा ही है क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूं। आप लोगों को यह हंसी की बात लग रही होगी मेरे मित्रों, पर यह मैं वास्तविकता बता रहा हूं आप लोगों को। बिजली के इंतजार में जाने कितनी पीढ़ियों की आंखों की रोशनी तक चली गई। कल्पना करिए, जब दिल्ली से दूर उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट के सुदूरी इलाकों में पहली बार बल्ब जला होगा और उन अनेक धुंधली आंखों ने उसे देखा होगा। इस दृश्य का सुख उनकी आंखों की रोशनी लौटाने वाले सुख से कम नहीं रहा होगा। पिछले कुछ वर्षों में भारत देश के कोने कोने में बिजली पहुंची है। 2014 तक भी बिजली, कई ऐसे भारत के अंदर क्षेत्र थे जहां बिजली लोगों तक नहीं पहुंची थी, कई गांव थे जहां नहीं पहुंची थी। बिजली का अर्थ केवल लाइट ही नहीं है। बिजली आती है तो टीवी, रेडियो, इंटरनेट आदि के माध्यम से लोगों का जुड़ाव दुनिया से स्वाभाविक रूप से होता है। उससे समाज में नए नए आइडियाज और प्रैक्टिसेस भी आते हैं। इसलिए बिजली के तारों से बस इलेक्ट्रिसिटी का करंट भर पास नहीं होता है, बल्कि उसमें से पूरे समाज को बदलने वाली ऊर्जा का भी संचार होता है। इस ऊर्जा की उपलब्धता में मुझे इंडिया राइजिंग ही दिखाई देता है। इसी तरह जल जीवन मिशन के तहत सरकार ने ग्रामीण इलाकों में नल का जल पहुंचाने का बड़ा काम किया है। साल 2014 में देश में केवल 3 करोड़ ग्रामीण घरों में पाइप्ड वाटर सप्लाई थी। आज मैं कह सकता हूं कि 8 करोड़ से अधिक घरों में पाइप्ड वाटर सप्लाई पहुंच चुकी है।
जब ग्रामीण घरों में पहली बार टोटी वाले नल के माध्यम से जल पहुंचा तो यह उनके लिए किसी जादू से, मेरे साथियों, कम नहीं था। जिन लोगों ने जीवन में टोटी जैसी चीज कभी नहीं देखी थी, उनके लिए यह बेहद सुखद आश्चर्य था कि अब तक तो हमने बस कुएं से, तालाब से या झरने से पानी बहते देखा है। यह कौन सी बला आ गई है जो बिना कुछ किए लगातार पानी दे रही है। और साथियों, आपको जानकर यह खुशी होगी, बॉर्डर पर भी जाने का मुझे अवसर प्राप्त होता है। बॉर्डर के लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि उनको भी पाइप्ड वाटर उनके घरों में उपयोग करने के लिए मिलेगा। आज वहां पर भी लोगों को पाइप्ड वाटर मिल रहा है। लद्दाख में जाकर देख लीजिए, लेह में जाकर देख लीजिए, अरुणाचल में जाकर देख लीजिए। और बच्चों ने जब पहली बार इस अपनी उंगली में पानी भर भर कर एक दूसरे के ऊपर उछाला होगा तो उनकी खुशियों में राइज होते इंडिया की मैं कल्पना कर सकता हूं और आप भी कल्पना कर सकते हैं। इसी तरह हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, बैंकिंग आदि में सरकार ने अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए हैं, जिन्हें गिनाने में ही अच्छा भला समय निकल जाएगा, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। साथियों, आज जो नया भारत हमारे सामने है उसमें एलिटिस्ट माइंडसेट की कोई जगह नहीं है। फिर से दोहराना चाहता हूं, आज जो नया भारत हमारे सामने है उसमें एलिटिस्ट माइंडसेट की कोई जगह नहीं है। यह नया भारत 140 करोड़ भारतीयों को समान अवसर देने में यकीन रखता है। जिन्हें हम ऑर्डिनरी यानी साधारण लोग कहते हैं, उन्हें मैं साधारण नहीं बल्कि सादगी और सजगता से जीवन यापन करने वाले असाधारण लोगों के रूप में मैं देखता हूं। वे लोग जो ग्लिज एंड ग्लैम से दूर बड़ी शांति से अपना काम करते हुए राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। न केवल वर्तमान के बल्कि अतीत के भी ऐसे अनसंग हीरोज को हमने सामने लाने का काम किया है, जिनकी अमर कहानियां कहीं पहले गुम हो चुकी थी। न्यूज़ 18 इस कार्यक्रम के माध्यम से इन लोगों को सम्मानित कर रहा है, इस बात की मुझे जानकारी मिली है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर बेहद एक खुशी का विषय है और मुझे कहते हुए खुशी होती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में असाधारण क्षमता वाले इन लोगों को सम्मानित करने का सिलसिला 2014 से ही प्रारंभ हो गया था। आपने देखा होगा कैसे कैसे लोगों को पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण का पुरस्कार प्राप्त हो रहा है, जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया, इसकी कभी लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। मोदी जी के नेतृत्व में प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार खास से आम लोगों को सम्मानित करने का जरिया बन गया है। हमें नहीं कहते हैं कि अगर कोई खास व्यक्ति समाज और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे तो हम उसे सम्मानित नहीं करेंगे, पर कोई व्यक्ति कितना भी आम जीवन जी रहा हो, अगर वह समाज और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहा है तो उसे सम्मानित करना, उनके कार्यों को एक्नॉलेज करना भी यह हमारी जिम्मेदारी बनती है। साथियों, सामाजिक सशक्तिकरण की राह में सरकार द्वारा इस तरह के कदम बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। साथियों, यह सब बातें मैंने अभी उभरते भारत के संदर्भ में आप लोगों के सामने की हैं। जैसा कि कहा जाता है कि प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। हमें भी उदयमान नए भारत को अपने सम्मिलित प्रयासों से अभी बहुत ऊंचाई तक ले जाना है। नए भारत का यह संकल्प है कि देश का हर नागरिक अपने समस्त अधिकार और कर्तव्य के साथ राष्ट्र निर्माण में वह संलग्न हो। जैसा कि महात्मा गांधी मानते थे कि हमारा समग्र राष्ट्रीय विकास उस दिन संभव हो सकेगा जब पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक व्यवस्था की और व्यवस्था तक उस व्यक्ति की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। हम भी उसी राह पर चलते हुए अपनी समस्त नीतियां, अपनी समस्त योजनाएं भी बनाने का काम कर रहे हैं। एक सशक्त और समर्थ भारत का सपना तभी पूरा हो सकेगा जब 140 करोड़ देशवासी अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ मन, वचन और कर्म से राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए संकल्प लेंगे। ऐसे में देशवासियों को अधिक से अधिक सक्षम और समर्थ बनाना यह हमारा कर्तव्य है और हम भली भांति इसका निर्वाह कर रहे हैं। मैं टीवी 18 के इस मंच के माध्यम से सम्मानित देशवासियों का आह्वान करता हूं कि वह राष्ट्र के नवनिर्माण में अपनी पूरी शक्ति के साथ जुड़ें और एक नए भारत के सपने को साकार करने में वह अपना अहम योगदान दें। इस अवसर पर इससे अधिक कुछ न कहते हुए
मैं एक बार फिर से इस आयोजन में मुझे आमंत्रित करने के लिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और आप सभी को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Honorable Minister, for sharing your thoughts. Sir, I would please request you to stay on stage, Minister Sir. And I'd also invite Mr. Rahul Joshi to join the Minister on stage. May I now request Rajnath Ji to felicitate the real heroes in the field of agriculture. So ladies and gentlemen, presenting the first winner in this category.